18वीं सदी में नेपाल आज जैसा एक नहीं था। यह एक विशाल और विविध भूमि थी जो कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थी, बल्कि यह कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। हर राज्य का अपना राजा था, अपनी सेना और अपनी सीमाएं। ये राज्य आपस में लड़ते रहते थे जमीन और ताकत के लिए, इसलिए वहां अशांति थी। हर राज्य अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संघर्षरत था। लोग शांति और एकता चाहते थे। वे एक ऐसे नेता की तलाश में थे जो उन्हें एकजुट कर सके और स्थिरता ला सके। इन राज्यों में से एक था गोरखा। यह राज्य छोटा था, लेकिन इसके लोग बहादुर और महत्वाकांक्षी थे। छोटा सा लेकिन बड़े सपनों वाला। गोरखा के लोग अपने राज्य को महान बनाना चाहते थे। यहीं पृथ्वीनारायण शाह का जन्म हुआ। उन्होंने अपने राज्य को एक महान राष्ट्र बनाने का सपना देखा। उन्होंने नेपाल की किस्मत बदल दी। उनके नेतृत्व में गोरखा ने अन्य राज्यों को एकजुट करना शुरू किया। आधुनिक नेपाल की कहानी इसी बंटवारे से शुरू होती है। यह एकता और संघर्ष की कहानी है। यह कहानी है महत्वाकांक्षा की, नेतृत्व की और आखिर में एकीकरण की। पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल को एकजुट कर एक नया इतिहास रचा। पृथ्वीनारायण शाह एक राजघराने में पैदा हुए थे। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब नेपाल छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्हें सत्ता और संघर्ष की हकीकत का पता था। उन्होंने अपने पिता के साथ दरबार की कार्यवाही देखी और सीखा। उनके पिता राजा नरभूपाल शाह ने उनमें एक सपना डाला, एकीकृत नेपाल का। यह सपना उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। इस सपने ने पृथ्वीनारायण को प्रेरित किया। उन्होंने अपने राज्य को मजबूत बनाने और नेपाल को एकीकृत करने का संकल्प लिया। उन्होंने इसे हकीकत में बदलने की ठान ली। उनका दृढ़ निश्चय और साहस उन्हें आगे बढ़ाता रहा। 1743 में वे गोरखा के राजा बने। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पृथ्वीनारायण शाह एक कुशल योद्धा और चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े और जीते। वे कूटनीति और युद्ध दोनों जानते थे। उन्होंने अपने दुश्मनों को हराने के लिए दोनों का कुशलता से उपयोग किया। उन्होंने जल्दी ही अपनी प्रजा का विश्वास जीत लिया। उनकी नेतृत्व क्षमता और न्यायप्रियता ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया और गोरखा के बाहर भी अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। उन्होंने नेपाल को एकीकृत करने के अपने मिशन को जारी रखा। पृथ्वीनारायण शाह ने कई सैन्य अभियान चलाए। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, नेपाल को एक करना। वे रणनीति की अहमियत समझते थे। वे इस क्षेत्र के भूगोल का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना भी जानते थे। एक एक करके उन्होंने आसपास के राज्यों को जीत लिया। उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बल और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने नुआकोट पर कब्जा कर लिया, जो एक महत्वपूर्ण जगह थी। इस जीत ने काठमांडू घाटी को जीतने का रास्ता खोल दिया। पृथ्वीनारायण शाह की सबसे बड़ी उपलब्धि 1768 में काठमांडू घाटी की विजय थी। इस विजय ने न केवल शाह को एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया, बल्कि नेपाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी ला दिया। इस जीत ने नेपाल के इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। काठमांडू घाटी की विजय ने नेपाल को एकीकृत करने की दिशा में पहला कदम रखा। सदियों से चले आ रहे बंटवारे का अंत हुआ। नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों को एकजुट करने की प्रक्रिया शुरू हुई और एक एकीकृत राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस एकीकरण ने नेपाल को एक मजबूत और स्थिर राष्ट्र बनने में मदद की। उन्होंने शाह वंश की स्थापना की। यह वंश नेपाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। इस वंश ने 200 साल से ज्यादा समय तक नेपाल पर राज किया। शाह वंश के शासनकाल में नेपाल ने कई महत्वपूर्ण प्रगति की। पृथ्वीनारायण शाह की विरासत सैन्य विजयों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी सैन्य रणनीतियों ने नेपाल को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखा। वे एक दूरदर्शी नेता थे। उनकी दूरदर्शिता ने नेपाल को एक मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र बनने में मदद की। उन्होंने एक मजबूत और स्वतंत्र नेपाल की नींव रखी। उनके शासनकाल में नेपाल ने कई किले और सुरक्षा संरचनाएं बनाई। उनकी नीतियों ने देश की पहचान को आकार देने में मदद की। उनकी सांस्कृतिक और प्रशासनिक नीतियों ने नेपाल को एक विशिष्ट पहचान दी। उन्हें आधुनिक नेपाल के जनक के रूप में याद किया जाता है। उनकी विरासत आज भी नेपाल के हर कोने में जीवित है। उन्होंने एक बंटे हुए देश को एक किया। उनके प्रयासों ने नेपाल को एक नई दिशा और उद्देश्य दिया और उसे एक नया उद्देश्य दिया। आज नेपाल की एकता और स्वतंत्रता का श्रेय पृथ्वीनारायण शाह को जाता है।